आनन फानन में उसका अनाउंसमेंट हो गया और माइनॉरिटी कमीशन बन गया। और जब अश्वनी जी ने आरटीआई डाल के पूछा कि भाई ये माइनॉरिटी जो आपने 5 धर्मों को बताया है, इनका क्या बेसिस है, क्या परसेंटेज है, क्या यूएनओ से आपने कोई लिया है या हमारे यहाँ कोई, तो इसका कोई नियम जवाब ही नहीं था उनके पास। और आपने रातों रात मुसलमानों को जो 25 करोड़ हैं, आपने सिखों को जो 2.5% हैं, आपने जो 50,000 पारसी हैं उनको सबको आपने कहा कि नहीं नहीं आप बनिए, आप ही बनेंगे, आप हैं माइनॉरिटी में, तो आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। और माइनॉरिटी कमीशन का बनने के बाद में उससे इमदाद मिलने लगी। लेकिन मुझे तो अश्वनी जी को सुन सुन के पता चला, उन्होंने कहा कि पहले तो एक राष्ट्रीय आयोग बना, यहां से दिया जा रहा है मुसलमान को फायदा कि भाई मुसलमान पीछे छूट गया है। जिस कम्युनिटी के भारत में 70 साल में 30 साल तक मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री रहे हो, 6 शिक्षा मंत्री रहे हैं, 30 साल तक रहे हैं, वो कौम कहती है हम शिक्षा में पीछे चले गए हैं। तो भाई इसमें किसका दोष है? आपके लोगों ने शिक्षा को मुसलमान तक पहुंचाने के लिए कोशिश की थी कि इस शिक्षा को, भारत के इतिहास को झूठ पढ़ाने की कोशिश की थी। तो ये तो आप उनसे सवाल पूछें। फिर एक सच्चर कमीशन भी बन गया, जो लाहौर से आए थे, जो कुलदीप नैयर के बहनोई थे, उनकी देखरेख में सच्चर कमीशन बन गया। और हर आदमी सच्चर कमीशन का रेफरेंस हर मुसलमान ऐसे देता है जैसे कुरान शरीफ में कोई आयत लिखी हो और लिखा सच्चर कमीशन में लिखा हुआ है। सच्चर कमीशन में बताया गया है। अरे सच्चर कमीशन किसी एक आदमी की उत्पत्ति थी, उसने बना दिया कमीशन और उसने लिख दिया और उसमें ये बताया, और आज भी झूठ बोला गया। एक टेलीविजन पे एक बड़े पत्रकार है, रिटायर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, वो ये कह रहे थे कि सच्चर कमीशन ये कहता है, और वो अश्वनी कुमार जी उन्हें नजदीक से जानते होंगे, बहुत बड़े पत्रकार थे, एक चुनाव लड़ा, कहते थे मैं कास्टवादी नहीं हूं, चांदनी चौक से खड़े हुए तो उनको पता चल गया कि यहां जब तक नाम के आगे गुप्ता नहीं लगाऊंगा तो चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन उसके बाद भी हार गए। बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया और हर राज्य में बना दिया। यानी एक मुसलमान जिसको राष्ट्र के यानी सेंटर बॉडी से, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से अगर आप उसको कोई इमदाद देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद राज्य का भी आयोग देता है, वो भी कहता है। अब उसके चलते हो ये गया है कि जो बार बार मैं इस चीज को बताता हूं, क्योंकि हमारे यहां मैंने देखा है कि जनमानस तक जब तक आप बात ना पहुंचाएं तब तक बात बनती नहीं है। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में नहीं होता है, 2 टेलीविजन पे बाइट आती है, चली जाती है। तो आप देखो कि लक्षद्वीप में 98% के आसपास मुसलमान हैं, 2% हिंदू है, लेकिन वहां भी राज्य आयोग ये कहता है कि नहीं साहब यहां तो 2% हिंदू मेजोरिटी में है। तो एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है और वो लगातार चल रहा है, अरबों खरबों का उसको इमदाद दी जा रही है। फिर उससे आगे बढ़िए, फिर यहां पर माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बना हुआ है, फिर एक मदरसा बोर्ड बना हुआ है, फिर एक हज कमेटी बनी हुई है, और इन सबको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब मुझे बताइए, हज कमेटी का ऑफिस मुंबई में हजारों लोग काम कर रहे हैं, अरे किसी को हज जाना है जाइए, उसमें मेरा और आपके टैक्स के पैसे से हज कमेटी में बैठने वाले उस हाजी को मैं तनख्वाह क्यों दूंगा? मेरे पैसे से टैक्स से तनख्वाह क्यों जाएगी? उसको संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है? तो आपने एक नहीं कई सारी चीजें दी हैं। इसलिए आज कोई यूपीएससी जिहाद के ऊपर जब बात रखी गई, जब पोल पट्टी खोली गई, जब बताया गया कि आपने कैसे चुपचाप चुपचाप नियमों में झूठ बोल करके कई चीजें कर रखी हैं, क्यों भारत सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए एक आदमी पर खर्च किए जाएंगे जो मुसलमान आईएएस पीसीएस बनना चाहता है? पहले तो आपने एक तरीके से संविधान के अंदर वो किया, और उसके बाद में फिर आपने वहां पर आपने रिजर्वेशन दे दिया। पहले वो एससी एसटी का कमीशन का रिजर्वेशन चलता रहा, फिर माइनॉरिटी बीच में आ गया, फिर ओबीसी बीच में आ गया। तो भाई जो हम लोग हैं, जो आम एक नागरिक है जिसकी कोई जाति नहीं है, उसके लिए कोई स्पेस है क्या? ब्राह्मण के घर में या ठाकुर के घर में कोई गरीब पैदा हो रहा है तो उसको इमदाद नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो करोड़पति होगा ही? तो मुसलमान को भी ला, अब आपने एक मुसलमान का एंगल भी आ गया है, अब आप उनको भी आगे लाएंगे, तो हमारे लिए स्पेस आपने खत्म कर दी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये चिट्ठी लिखने की परंपरा नई नहीं है, और ये मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप तो पुराने लोग हैं, आप तो समझदार लोग हैं। आप मुझे बताइए कि आज यूपीएससी के ऊपर जब ये कुछ चल रहा था, इसका प्रोमो ही चल रहा था, तो देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट 99 नहीं 100% मुसलमान, और कुछ मुसलमानों से अल्ट्रा सेकुलर और अल्ट्रा लिबरल, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देखिए देश के अंदर माहौल बिगाड़ा जा रहा है,
और देश में दो कौमों को बांटा जा रहा है। यार ये दोनों कौमें कब एक थी, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे कोई डेट ही नहीं मिल रही है। ये साझा संस्कृति, ये गंगा जमुना संस्कृति का फ्रॉड कब था? ये दोनों मुसलमान कौमें कब साथ थी, कहां पे थी, कब कैसे बनी? लेकिन ये चल रहा है, देखिए साहब, उन्हें बांटा जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। तो क्या सुरेश के चौहान का चैनल 1947 में देश बांट रहा था? क्या सुरेश के चौहान का चैनल मुरादाबाद में, मेरठ में, मलियाना में, सहारनपुर में, संभल में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मलियाना और दुनिया भर में जो दंगे हो रहे हैं वो सुरेश के चौहान के कारण देश बट रहा था? हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ रही थी। 1000 साल के अंदर कश्यप ऋषि के वंशजों का 7वीं बार पलायन उन्हें अपने ही देश में, उन्हें अपने ही उस कश्मीरी मुसलमान के कारण बर्दाश्त करना पड़ा जो उनके साथ सदियों से रह रहा था। तो ये सुरेश के चौहान की वजह से इस देश में दंगा हो रहा था। सुरेश के चौहान की वजह से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पहचान उपासना पद्धति के चलते देश छोड़कर आना पड़ा। ये झूठ और मक्कारी कि सुरेश के चौहान की वजह से समाज में विघटन पैदा हो रहा है। क्या सुरेश के चौहान की वजह से वो हैदराबाद का जोकर पैदा हुआ है जो 15 मिनट का टाइम मांग रहा था? क्या सुरेश के चौहान की वजह से पार्लियामेंट के अंदर संभल का एक एमपी वंदे मातरम नहीं पढ़ता है और चला जाता है? उसके लिए सुरेश के चौहान जिम्मेदार है? सुरेश के चौहान की वजह से आज पूरे देश में आग लग गई है। आप सच नहीं सुनना चाहते, और आप सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको सच न सुनने की आदत डलवाई गई है। इसलिए सुरेश के चौहान और सुदर्शन टेलीविजन और यूपीएससी जिहाद आपके लिए इशू नहीं है। आपको इशू यह है कि अगर सुदर्शन चैनल के तथ्यों पे आपको सवाल खड़ा करने का अधिकार है, करिए। इसमें मैं खुली चुनौती मानता हूं, और जितना मेरा साबका है सुरेश के जी से, जितना मैं उनको जानता हूं, सुरेश के चौहान साहब का सुदर्शन चैनल में जो भी कुछ प्रेजेंट किया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुरेश जी को एक डिबेट में देख रहा था, महान पत्रकार हैं, तीनों के साथ मैं काम कर चुका हूं। उन्होंने एक नया निकाला कमाल का काम, बहुत बड़े अखबार हैं, उसके एडिटर भी रह चुके हैं, बड़े बड़े टेलीविजनों के चेहरे भी बने। ज्ञान आदमी रिटायरमेंट के बाद देता है। वो सुदर्शन जी के चैनल के एडिटर साहब वहां बैठे हुए थे, यहां आ गए, नमस्कार जी सबको, जय श्री राम। सुदर्शन चैनल जो है जिस अंदाज में ये प्रोग्राम दे रहा है, उससे आप मुसलमानों को कॉर्नर कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो सुरेश जी ने कहा कि मेरे नहीं, आप जब प्रोमो चलाते हैं तो उसमें तलवार लेके आते हैं। अरे भैया, कोई आस्तीन चढ़ा के आता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो आस्तीन चढ़ा के आता है क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है, सुरेश के चौहान अंग्रेजी में नहीं देते प्रोग्राम, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो सवाल यह है कि सुरेश के चौहान के तथ्यों पे जाओ, फैक्ट पे जाओ, रेफरेंसेस पे जाओ, उनकी लॉजिक और रीजनिंग पे जाओ, तो बात होगी। लेकिन सुदर्शन चैनल के खिलाफ आप माहौल इसलिए बनाएंगे। और जो 3 बैठे हुए थे सुरेश के चौहान साहब के साथ, जो 3 बैठे हुए थे, उन जोकरों में से एक जोकर कहता है कि मेरे जमाने भी हम भी जिम्मेदार हैं पत्रकारिता की गिरावट में। लेकिन जब जिम्मेदार कहने का समय था तब तक तो पत्रकार में एडिटर बना हुआ था, और एक पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया, और अब बैठ के पत्रकारिता पे ज्ञान दे रहा है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे समुद्र में खड़े होने के बाद मगर को चैलेंज करना चाहिए। समुद्र से बाहर निकलने के बाद मगरमच्छ को तुम क्या चैलेंज कर रहे हो? तुम झूठ और मक्कार लोग हो। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन इस देश में संवैधानिक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया संवैधानिक है, इसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी शामिल है, इसके अंदर माइनॉरिटी बोर्ड भी, एजुकेशन बोर्ड भी शामिल है, मदरसा बोर्ड भी शामिल है। तो सुरेश चौहान साहब से मैं एक ही बात कहता हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा 26 नवंबर 2012 को यह चिट्ठी मेरे हाथ में है। देश के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, दहलवी, सीताराम येचुरी से लेकर के जितने हैं, इसमें 40 लोगों के साइन हो रहे हैं। और इसमें इन्होंने बराक ओबामा से ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि यहां तो कोई सुन नहीं रहा था इनकी। 2012 में सरकार किसकी थी? ये चिट्ठी लिख रहे थे कि भाई एक शख्स है
वो देश तोड़ने वाला है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुस्लिम का हत्यारा है, इसे आप वीजा मत दीजिए। ये चिट्ठी लिख रहे थे, ये चिट्ठी लिखने की परंपरा बड़ी पुरानी है इनकी, और अब इनके जीवन में चिट्ठी लिखना रह गया है। अब कोई इनकी चिट्ठी रिसीव करने वाला नहीं मिलता। ये डालने कहां जाते हैं, ये किस लेटर बॉक्स में डालते हैं जहां चिट्ठी इनकी पहुंच ही नहीं पा रही है सही जगह। इनका संकट ये हो गया है। तो 1700 लोग चिट्ठी लिख करके चौहान साहब को कह रहे हैं आप इसको बंद कर दीजिए। गुंडे मवाली इनको धमका रहे हैं, ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे इनको चिट्ठी लिख रहे हैं, राजनीतिक लोग इधर उधर बयान दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो 30 सेकंड का प्रोमो देख के बता देती है। अरे लड़की देखने जाते हो लड़के के लिए, तब भी 30 सेकंड में देख के फाइनल कर देते हो क्या यार? तब तो बड़ी जानकारी लेते हो। तुमने 30 सेकंड का प्रोमो देखा और बता दिया कि साहब ये तो एक किसी खास के खिलाफ है।